मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण में प्रथम इकाई का अंतिम भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है ध्वनि, वर्ण और मात्राएं। ध्वनि, वर्ण और मात्राएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बिना हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जो हो ही नहीं सकते। उसके लिए हमें अनेक प्रकार से इन ध्वनि, वर्ण और मात्राओं का सहारा लेना होता है। इन मात्राओं के जरिए हम अनेक प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ध्वनि का अर्थ, परिभाषा और महत्व। ध्वनि का अर्थ किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज या कोई शब्द आदि ध्वनि कहलाती है। हम अनेक प्रकार से ध्वनि को एक तरह से आत्मसात करते हुए दिखाई देते हैं। बचपन से लेकर अभी हम जिस भी अवस्था में हैं, उसमें हम हर प्रकार की ध्वनि को पहचानते हुए दिखाई देते हैं। चाहे अंधेरे में हो या उजाले में, हम उस ध्वनि का बंद आंखों से भी स्मरण करते हुए दिखाई देते हैं। ध्वनि की परिभाषा। ध्वनि एक प्रकार की तरंग है जो वस्तुओं के अनुरूप या वस्तुओं के उत्पन्न होने से होती है। ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं या ध्वनि का हम स्मरण या किसी भी तरह से उसका एक तरह से क्रिया करते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें अनेक प्रकार से हम उसका रूप स्वरूप भी अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। कहा जाता है, माना जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। मानव अपने मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करता है और इसका अभ्यास हम जब अपने शब्दों के द्वारा, अपने वर्णों के द्वारा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिखाई भी देता है। ध्वनि का महत्व। ध्वनि भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। इस बात से हम सभी एक तरह से भिज्ञ हैं कि ध्वनि भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। इसके बिना कोई भी भाषा का रूप स्वरूप या किसी भी प्रकार का कोई भी ढांचा निर्मित नहीं हो सकता है। इसलिए माना जाता है ध्वनि भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। ध्वनि से ही उच्चारित भाग का ज्ञान होता है, क्योंकि हम जब वर्ण सीखते हैं और वर्ण में हम स्वर व्यंजन सीखते हैं, तो उससे हम यह एक तरह से बोध कराते हुए दिखाई देते हैं कि ये कौन से वर्ण से या कौन से स्वर से या कौन से व्यंजन से या कौन से संयुक्त व्यंजनों से इस ध्वनि का जो उच्चारण इस प्रकार से होगा। ऐसा इसलिए कि हम कई ध्वनियों का जैसे कंठे यानी कि अपने कंठ से उसका उच्चारण करते हुए दिखाई देते हैं। कई बार हम अपने ओष्ठों के द्वारा ध्वनि को एक तरह से उच्चारित करते हुए दिखाई देते हैं। कई बार हम अपने दंते से, अपने तालव्य, मूर्धन्य आदि से हम ध्वनियों से अनेक प्रकार के शब्द, वाक्य भी एक तरह उच्चारण में लाते हुए दिखाई देते हैं। ध्वनि से भाषाओं का बोध संभव है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम ध्वनि सीखते हैं तो उससे हम अनगिनत या हमारे भारतीय परिवेश में जितनी भी भाषाएं हैं उनको हम एक तरह से ज्ञान के स्तर पर, बोध के स्तर पर उसे आत्मसात करते हुए दिखाई देते हैं। ध्वनि से ही मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति सार्थक होती है, कि जो कि अब जैसे मैं मौखिक रूप से आपको ध्वनि के बारे में बता रही हूँ, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मुख से भी हम अनेक प्रकार के जो शब्द बोल रहे हैं, उसमें उच्चारण की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से या उसके सही अर्थ का ज्ञापन करते हुए उसका हम उच्चारण करते हुए दिखाई देते हैं। लिखित रूप में भी हम इसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए दिखाई देते हैं, पर उसमें हम बहुत सहजता से अपनी बात को लिखित रूप में लिखते हुए दिखाई देते हैं और वर्तनी का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए उसका हम एक तरह से उच्चरित रूप वहां पर सार्थक करते हुए दिखाई देते हैं।
ध्वनि से ही उसके रूप का ज्ञान होता है, यानी कि जो भी हम शब्द बोल रहे हैं उस शब्द से हम उस ध्वनि को पहचानते हुए, जानते हुए दिखाई देते हैं, और उस ध्वनि से ही हम उसके आकार का, उसके ढांचे का, उसमें किस तरह से अपनी मौखिक दृष्टि से उसके अर्थ को भी हम अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य बेटा यह है कि ध्वनि से ही उसके रूप का ज्ञान होते हुए दिखाई देता है। जैसे मैं शब्द बोलूं कि राजनीतिक शब्द बोलूं, तो हम इसमें राजनीतिक शब्द में हम देखते हैं कि जो हमारे प्रशासनिक कार्य हैं उसमें किस तरह से राजनीतिक का प्रादुर्भाव है, या नेता किस तरह से उसके रूप स्वरूप के अंतर्गत अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि शब्द से ही हम उसके पूरे अर्थ का ज्ञापन करते हुए दिखाई देते हैं। ध्वनि से ही शब्दों के सही रूप की जानकारी भी होती है कि हम कौन सी ध्वनि के आधार पर उस शब्द को वर्णित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उस शुद्धता के आधार पर भी हम उसके सही रूप का अंकन वहां पर करते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि ध्वनि से ही हम अनेक प्रकार से शब्दों को सीखते हैं, जानते हैं, और उसे अनेक प्रकार से अपने दृष्टिकोण के द्वारा अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। शब्द से ही हम अनेक प्रकार से अलग अलग शब्द बोलने से उसके अर्थ में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह के शब्दों का हम उच्चारण कर रहे हैं उससे ही हम उसके अर्थ का भी ज्ञापन करते हुए दिखाई देते हैं। ध्वनिया और उच्चारण की विशेषता हम देखते हैं कि जब भी हम कोई ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उसमें हम उसके अर्थ के रूप को भी वहां पर ज्ञापित करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जो शब्द बना है, जो वर्ण बना है, और वर्ण के द्वारा हम शब्दों के अर्थ को वहां पर ज्ञापित करते हुए दिखाई देते हैं, और उसके लिए हमें समझना भी अत्यंत आवश्यक है। कुछ वर्णों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है, और कुछ के उच्चारणों में हम देखते हैं कि मुख का जो रूप स्वरूप है वह अधिक खुलते हुए दिखाई देता है। जब हम वर्णों के आधार पर शब्द को निर्मित करते हैं और शब्दों के आधार पर हम वाक्य को निर्मित करते हुए दिखाई देते हैं, तो इस रूप में हम देखते हैं कि ध्वनि अनेक प्रकार से अपना महत्व वहां पर ज्ञापित करते हुए दिखाई देती है। लिपि, गुणों और नियमों का भी बोध होता है, क्योंकि जब भी हम कोई शब्द या वर्ण लिखते हैं तो हम पूरे नियम, व्याकरण के आधार पर उसका वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। हम उसके आधार पर ही अपनी उसके रूप को, उसके शब्द के अर्थ को, उसके गुण को और उसके नियमों के आधार पर उन सिद्धांतों का वहां पर एक तरह से पालन करते हुए दिखाई देते हैं। वर्ण और मात्राओं का महत्व, जैसे कि हमारे जीवन में ध्वनि का बहुत महत्व है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में वर्ण और मात्राओं का भी बहुत ज्यादा महत्व है। कोई भी भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है। हम अनगिनत रूपों में हमने देखा है कि जब हम किसी भाषा के रूप में या शब्दों के संयुक्त रूप से उसका या मिश्रित रूप से उसका वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके आधार पर हम उसको एक तरह से उसका आकार, उसका ढांचा तैयार करते हुए दिखाई देते हैं। और वाक्य शब्दों से तथा शब्द वर्णों से, अर्थात भाषा को वाक्य में, वाक्य को शब्दों में तथा शब्द को वर्णों में अनेक प्रकार से विभाजित किया जाता है। वर्ण वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके खंड या जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई भी माना जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध रूप को या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला से हमारा यहाँ तात्पर्य है कि वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में हम देखते हैं कि एक तरह से 45 व्यंजन, 44 व्यंजन हमें दिखाई देते हैं, और उन 44 व्यंजनों को बोलने के लिए हम अलग अलग ध्वनि का रूप स्वरूप भी प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हम इसका रूप वर्णन करते हैं। वर्ण को दो भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर से हमारा तात्पर्य है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें, और
स्वर कहते हैं। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है तथा ये व्यंजनों के उच्चारण में भी सहायक होते हैं। हमारे यहाँ पर स्वरों की 11 संख्या है और 11 संख्या के आधार पर उसका वर्णन किया गया है। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद किए गए हैं। उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से इन तीनों भेदों के आधार पर हम सारे स्वरों को एक तरह से बोलते हुए दिखाई देते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व से हमारा यहाँ तात्पर्य है जिन स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। प्रलुप्त स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। इनका उच्चारण एक तरह से हम किसी भी चीज को बुलाने के संदर्भ में करते हुए दिखाई देते हैं। मात्राएं, हमारे जीवन में मात्राओं का भी अनेक रूप से महत्व है। स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर, मात्राएं, शब्द। आपने अपने उसमें देखा होगा कि अगर मैं एक शब्द बोलूं कम, तो क में भी की ध्वनि या अ की मात्रा आती हुई दिखाई देती है और म में भी अ की मात्रा आते हुए दिखाई देती है। इसी प्रकार से जैसे काम है या खीर है, गुलाब है, केश है, चोर है, चौखट है आदि में हम देखते हैं कि स्वर अपनी एक तरह से संपूर्ण आधार पर वहां पर निर्मित होते हुए दिखाई देता है। व्यंजनों का भी अपना एक तरह से स्वरूप है। अपना स्वरूप से यह हमारा तात्पर्य है कि जब हम क, ख, ग आदि कहते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से उसका रूप स्पष्ट होते हुए दिखाई देता है। अ लगने पर व्यंजनों के नीचे का हलंत चिन्ह लगाया जाता है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। व्यंजन में जिन व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता की जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले नहीं जा सकते। इनकी संख्या 35 है। इन्हें 3 भागों में विभक्त किया गया है, स्पर्श, अंतस्य और ऊष्म। हम देखते हैं कि स्पर्श में इन्हें क वर्गों में रखा गया और हर वर्ग में अलग अलग वर्ण होते हैं। हर वर्ग के नाम के पहले वर्ण के अनुसार ही उसका एक तरह से रूप स्वरूप रचा जाता है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग आदि। अंतस्य में 4 एक तरह से व्यंजन को रखा जाता है और उष्म में भी 4 व्यंजनों को रखा जाता है। ये जब आप पूरा व्याकरण देखेंगे तो उसमें ये पूरी तरह से विभक्त किया गया है। संयुक्त व्यंजन, इसमें 3 आते हैं। आप देखेंगे कि इसका भी जो आधार है उसे अलग अलग रूपों में बांटा गया है। ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। इन्हें अलग से एक तरह से इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। अनुस्वार, अनुस्वार से हमारा तात्पर्य है इनका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह अनुस्वार, यानी कि आप आमतौर पर बिंदी लगाते हैं पर उसे अनुस्वार कहा जाता है। अनुनासिक, इसका उच्चारण नासिका और मुख से किया जाता है। इसका चिन्ह जैसे हम अनुनासिक, जैसे शब्द है आंख में हम देखते हैं जो चंद्र अनुनासिक लगाया जाता है। विसर्ग, इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह
जैसे हम प्रातः शब्द बोलते हैं और प्रातः में हम दो चिन्हों का वहां पर प्रयोग करते हैं, जैसे अंतः आदि में। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इन सबके उच्चारण का जो स्थान है वो अलग अलग है। कंठ है, तालु है, या जिह्वा है, दांत है, ओष्ठ है आदि। इसी के आधार पर इन्हें अलग अलग कई श्रेणियों में बांटा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ध्वनि, वर्ण और मात्राओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम अपनी दिनचर्या में, अपनी जीवनचर्या में इसको पूर्ण रूप से निभाते हुए दिखाई देते हैं। पर हम जब लिखते हैं तो लिखते समय हम अनेक प्रकार से उसका जो उच्चारण है, जो उसकी वर्तनी है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए शुद्धता का आधार भी प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। धन्यवाद।